औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. This is class 7 and unit number is 1. Today our topic is about the gap summary. In the previous lectures you have learned about the comprehension written. कॉम्प्रहेंशन रीडिंग के साथ साथ वोकैबुलरी फोकस एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एंड द समरी ऑफ द पोएम आप रीड आउट कर चुके थे. एंड नाउ टॉपिक इज़ अबाउट द गैप समरी कि आप समरी गैप समरी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ रीडमी में देखें, रीडमी में डेफिनेशन लिखी गई है. आ गैप समरी इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स फॉर राइटिंग अ समरी. गैप समरी एक टेक्निक है जिससे आप समरी को बड़ी इजीली लिख सकते हैं. द बेस्ट एंड ईजी मेथड ऑफ राइटिंग अ समरी इज़ द गैप समरी. गैप समरी के कुछ आपके पास माइंड मैप मैंने यहाँ पे बना दिए हैं. गैप समरी का फर्स्ट टिप दैट यू हैव टू फॉलो टू राइटिंग फॉर अ गैप समरी इज़ दैट रीड द टेक्स्ट केयरफुली टू गेट एन आइडिया. आपने पोइम जो आपको दी गई है, आप उसकी पोइम की समरी लिख रहे हैं या आप स्टोरी की समरी लिख रहे हैं, जिसकी भी आप समरी लिखेंगे पहले उसके टेक्स्ट को केयरफुली रीड आउट कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये स्टोरी किसके बारे में या पोइम किसके बारे में, पोइट कहना क्या चाहता है या राइटर क्या कहना चाहता है. The second tip is read the sentences in the original text and try to identify the gap. सेंटेंस को, ओरिजिनल टेक्स्ट जो है सेंटेंस की, उसको पढ़ने की कोशिश करें और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि गैप कहाँ कहाँ पे आ सकता है. मेन वर्ड्स क्या है इंपॉर्टेंट. द बेस्ट टिप इज़ टू अंडरलाइन द वर्ड. आप ऐसा करें जो आपको वर्ड इंपॉर्टेंट लगते हैं आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं. अंडरलाइन करना एक बेस्ट मेथड है और आप वहाँ पे गैप भी बना सकते हैं. द थर्ड थिंग इज़ टू स्टार्ट विद द ईजीएस्ट गैप. ईजीएस्ट गैप से स्टार्ट करें. नीचे चलते हैं तो मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगी कि हाउ टू स्टार्ट विद द इजीएस्ट गैप. नेक्स्ट द टिप नंबर 4 इज़ फोकस ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीच नीडेड टू फिल द गैप. सबसे पहले याद रखें कि आप जिस चीज़ जो गैप आपने बनाया है उसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच मोस्ट सूटेबल लगेगा. फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एटेस्ट्रा एक्टेस्ट्रा, जो भी चीज़ें आपको वहाँ पे पुट करनी है आपको उसके लिए बहुत फोकस करना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा. नेक्स्ट इज द टिप नंबर 5 इज ट्राई आउट डिफरेंट चॉइसेस ऑफ गिवन वर्ड्स फॉर ईच गैप. आपने जो गैप रखा है उसको जब आप फिल करेंगे तो आप कोशिश करें कि आप उसमें डिफरेंट किस्म की चॉइसेस को यूज़ करें. पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट यूज़ करें, ना कि पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आप समरी को फिल आउट करते चले जाएं. द टिप नंबर 6 इज़ टू रीड द टेक्स्ट टू चेक इफ़ द गैप्स आर प्रॉपरली फिल्ड. फिर आप जो आपने गैप रखा है आप उसको फिल कर रहे हैं तो चेक करें टेक्स्ट को पढ़ के कि आपने जो गैप फिल किया है इज़ इट ऑलराइट, कि वो आपने सब कुछ अच्छे तरीके से फिल किया भी है या नहीं. हेयर इज़ द टिप टू फॉलो एंड राइट द गैप समरी. अगेन एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि गैप समरी एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप समरी लिखने की बेस्ट कोशिश कर सकते हैं. नेक्स्ट लेट्स सी हाउ टू फिल द गैप समरी. कंप्लीट द गिवन गैप समरी ऑफ द पोएम बेड इन समर. यू कैन फिल इट ऑन योर बुक class English and subject English class 7 page number 3. complete the given gap summary of the poem bed in summer. word उसने दे दिए हैं जी सन, इंग्लैंड, sunset and unhappy. let's start. the main theme is that the season in dash where the poet lives affect children's daily activities. the main theme is that the season मेन थीम जो है स्टोरी का वो क्या है, ठीक है. सीजन इन डैश. अब देखें यहाँ पे आपने मोस्ट सूटेबल यहाँ पे लगाना है, ठीक है. अगर आप सन यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे सन पुट भी करते हैं, सन लिखते भी हैं, तो क्या सन में कोई सीज़न पाया जा सकता है? नो. सन में आप सीज़न को नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि सन खुद एक नाउन है और सन में ये नहीं पाया जा सकता. नेक्स्ट इंग्लैंड. अब देखिए यहाँ पे देखते हैं द मेन थीम इज दैट द सीजन इन इंग्लैंड. सीजन जो है इंग्लैंड में वेयर द पोएट लिव्स, जहाँ पोएट रहता है. पोएट कहाँ रहता था? इंग्लैंड में. अमेरिका इंग्लैंड स्कॉटिश पोएट था, ठीक है, लेकिन रहता इंग्लैंड में था. सो कहता है जहाँ पोएट रहता है, पोएट सन में भी नहीं रह सकता, सनसेट में भी नहीं रह सकता, अनहैप्पी भी नहीं रह सकता. सो वो इंग्लैंड में रहता था. वेयर द पोएट लिव्स, मैंने इसको फिल इसलिए नहीं किया बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ फॉर योर कॉम्प्रहेंशन. ये आपकी कॉम्प्रहेंशन के लिए कि आप इसको कैसे लिखते हैं, कैसे रीड आउट करते हैं, आप इसको फिल कर सकते हैं. द फर्स्ट इज़ इंग्लैंड. नेक्स्ट कम जहाँ वेयर द पोएट लिव्स अफेक्ट चिल्ड्रंस डेली एक्टिविटीज़. बच्चों की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको ये बहुत अफेक्ट करता है. नेक्स्ट लाइन इज़ इन विंटर द डैश राइजेज लेट. सर्दियों में लेट निकलता है. क्या लेट निकलता है?
सन, इंग्लैंड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. सन, सनसेट या अनहैप्पी. इन द विंटर द सन राइजेज लेट, सन लेट राइज करता है. नेक्स्ट, वाइल इन समर इट सेट्स लेट, जबकि समर में ये लेट सेट करता है. नेक्स्ट लाइन इज द पोइट इज डैश बिकॉज ही डजंट गेट इनफ टाइम टू प्ले. पोइट क्या है कि उसको टाइम नहीं मिलता, काफ़ी टाइम नहीं मिलता उसको, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खेल सके. सो इसके लिए पोइट क्या होगा, हम सन भी यूज़ कर चुके हैं, इंग्लैंड भी यूज़ कर चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास सनसेट और अनहैप्पी मौजूद हैं. अब अनहैप्पी और सनसेट में से आप कोई एक वर्ड पुट करेंगे यहाँ पे. द पोइट इज़ सनसेट, पोइट कभी भी सनसेट नहीं हो सकता, सो पोइट इज़ अनहैप्पी. द नेक्स्ट लाइन इज ही हैज़ टू गेट अप अर्ली बिफोर सनराइज इन विंटर. उसको विंटर में सनराइज से पहले गेटअप करना पड़ता है. एंड ही हैज़ टू गो टू बेड बिफोर डैश बिफोर सनसेट इन समर. सो दिस वाज द गैप समरी ऑफ बेड इन समर. होप सो कि आपको गैप समरी की कंप्लीट समझ में आ चुकी होगी. नेक्स्ट का लेसन पे चलते हैं एंड ग्रामर फोकस है हमारा दैट इज़ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द नाउन. नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. किसी भी एनिमल, किसी जगह के, किसी शख्स के नाम को आप क्या कहते हैं, किसी चीज़ के नाम को आप नाउन कहते हैं. एंड कॉमन नाउन यहाँ पे रीड मी में देखिए मैंने डेफिनेशन को नोट डाउन किया है. अ कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग. कॉमन नाउन किसी भी आम चीज़ का नाम हो सकता है, किसी आम पर्सन का नेम हो सकता है, किसी आम चीज़ का नाम हो सकता है. ठीक है. अ कॉमन नाउन डजंट बिगन विद अ कैपिटल लेटर. कॉमन नाउन को आप कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप टू सॉर्ट आउट द कॉमन नाउन इज़ दैट कि ये कभी भी प्रॉपर कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट नहीं होता अनलेस इट इज़ यूज एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. लेकिन इसकी एक कंडीशन ये भी है कि अगर ये सेंटेंस के बिगनिंग पे स्टार्ट हो रहा है तो आप फिर इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे. अदरवाइज अगर लाइन के मिड में या लाइन के एंड पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं कॉमन नाउन को, तो आप इसको कैपिटलाइजेशन में नहीं लिखेंगे. एंड नेक्स्ट द डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, particular person, place, animal or thing. A proper noun always begin with a capitalization. आपने देखा होगा कि प्रॉपर नाउन को जब भी सॉर्ट आउट किया जाता है तो उसमें स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन रहती है कि कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है. सेम एज दैट आई हैव गिवन यू द हिंट दैट द प्रॉपर कॉमन नाउन को कभी भी कैपिटलाइजेशन से स्टार्ट नहीं किया जाएगा. और लेकिन एक इसकी कंडीशन है कि अगर आप इसको बिगिनिंग सेंटेंस के बिगिनिंग पे स्टार्ट करते हैं तो फिर आप इसके साथ कैपिटलाइजेशन करेंगे. प्रॉपर नाउन किसी भी, अगर जो आपने कॉमन नाउन लिखा है अगर आप उसके साथ उसको कोई खास नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है एनिमल, ठीक है. आप एनिमल को आप जब स्पेशल नेम देते हैं दैट बिकम्स द प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं ही इज़ अ बॉय. बॉय कॉमन नाउन था हमारा बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने जनरल पर्सन की बात की है. लेकिन जब मैं इसके साथ अली लगा दूंगी, अली इज़ अ बॉय, इट विल बिकम प्रॉपर नाउन. क्लियर. एंड नेक्स्ट इज the definition of the common noun and proper noun. And next read and observe the use of common and proper noun. common और proper noun की use पढ़ते हैं. Last Sunday my family and I decided to visit the zoo. अब यहाँ पे देखें लास्ट संडे आपके लिए क्या होगा, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन. अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ डे लिखते तो वो आपके लिए कॉमन नाउन होता बिकॉज ऑफ दैट कि वो जनरल फॉर्म थी, उसमें किसी खास डे का नाम नहीं बताया गया था. लेकिन यहाँ पे जब मैंने संडे लिख दिया तो इट बिकम द प्रॉपर नाउन. ये प्रॉपर नाउन बन गया बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने इसको स्पेशलाइज्ड नेम दे दिया है. नेक्स्ट आई डिसाइडेड टू विजिट द जू. अब देखिए जू कॉमन नाउन इस वजह से है, हालांकि जू भी किसी प्लेस का नेम है, लेकिन जू कॉमन नाउन सिर्फ इस वजह से है बिकॉज ऑफ दैट आई हैवंट गिवन इट येट द एनी स्पेशल नेम. मैंने अभी तक इसको कोई स्पेशल नेम नहीं दिया है. जब मैं इसको जू को कोई स्पेशल जू का नेम दे दूंगी, फॉर एग्जांपल लाहौर जू, सियालकोट जू, एटसेट्रा, तो उसके बाद ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा. लेकिन फिलहाल ये कॉमन नाउन ही रहेगा बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने इसको कोई स्पेसिफाइड नेम नहीं दिया. नेक्स्ट लाइन इज़ वी रीच्ड लाहौर जू इन द मॉर्निंग. अब यहाँ देखें पहले जब मैंने जू यूज़ किया था तो वो कॉमन नाउन था बिकॉज ऑफ दैट स्पेशलाइज्ड नेम नहीं था. अब नीचे जब मैंने सेकंड लाइन में इसको यूज़ किया तो मैंने इसको लाहौर जू बना दिया जिसकी वजह से ये प्रॉपर नाउन बन गया. नेक्स्ट लाइन इज वी परचेज्ड आवर पासिस. अब पासिस जो है वो भी किसी चीज़ का नेम है, किसी थिंग का नेम है, लेकिन ये कॉमन नाउन इसलिए है कि मैंने इसको कोई प्रॉपर नेम नहीं दिया, ये जनरल फॉर्म में है मेरे पास. एंड एंटर्ड द जू. वी वॉक्ड टुवर्ड्स द फ्रंट केजेस.
अब केजेस कॉमन नाउन इस वजह से, हालांकि क्वेश्चन ये आ सकता है कि केज भी तो एनिमल के लिए यूज़ किया जा सकता है ना, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट कि केज किसी भी एनिमल का केज हो सकता है, ठीक है। उसमें आप पैरट को कंसीडर करें, लाइन को कंसीडर करें, बियर को कंसीडर करें, जिसको भी आप कंसीडर करते हैं, लेकिन जब मैं इसके साथ किसी स्पेशल एनिमल का नेम लगाऊंगी तो फिर ये प्रॉपर नाउन बनेगा, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर एज common noun. Next line is there, I saw many animals for the first time. मैंने animals देखे, animals same here as the common noun, because of that there is no proper and specialized name for it. And next line is I looked up at the giraffe. अब जिराफ देखें, जिराफ यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जिराफ चूँकि एनिमल का किसी स्पेसिफाइड एनिमल का नेम है तो ये कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्यों है? हियर इट इज़ कॉमन नाउन बिकॉज ऑफ दैट कि जिराफ की बहुत सारी स्पेशीज़ हैं। आप जब तक किसी स्पेशल स्पेशीज़ का नाम नहीं यहाँ पे लिखेंगे इट विल बी अ कॉमन नाउन। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई सॉ मेनी वाइट लाइन्स एंड वन ऑफ द लाइन्स गेज्ड एट द पीपल as he lay in the shed. We passed by monkeys' cages. They were doing different activities. My father gave them bananas. After that we moved to the bird section. We saw different birds like peacocks, doves, geese, parrots, seagulls and ostrich. We had a good time there. Hope so कि आपको common noun और proper noun की complete समझ आ चुकी होगी. You have understood all the lecture. Now next come to the collective, uncountable and uncountable noun. The first thing is you have to keep in mind is the definition of the noun. What is collective noun? Collective noun are the words for the thing that we can count. These nouns can both singular and plural. Collective noun ऐसे nouns, sorry here I'm saying the wrong, countable noun, sorry. Countable noun ऐसे noun होते हैं जिनको आप count कर सकते हैं, जिनके names को, जिन things को आप count कर सकते हैं उनको आप countable noun कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आप उसको सिंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन की बात की जाए तो अनकाउंटेबल नाउन ऐसे थिंग्स या एनिमल या प्लेसेस के नेम हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते और वो सिर्फ प्लूरल की फॉर्म में ही लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन पे आ जाएँ तो कलेक्टिव नाउन आर द नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग और फॉर अ कलेक्शन। आप कलेक्टिव नाउन को लोगों की, चीज़ों की या किसी जगह की कलेक्शन को कह सकते हैं, इसको आप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेट्स सी अबाउट द एग्जांपल्स। लास्ट संडे वाज वेरी हॉट डे। लास्ट संडे बहुत हॉट डे था। अब डे चूँकि सिर्फ एक ही डे है इसलिए आप इसको काउंटेबल नाउन कंसीडर करेंगे। द सन सेम हियर एज काउंटेबल नाउन बिकॉज इट इज़ ओनली द वन एंड इट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा एक ही होता है और आप इसको सिंगुलर और काउंटेबल नाउन ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, द हीट वाज अनबियरेबल। अब हीट चूँकि अनबियरेबल है, हीट को ना तो आप टच कर सकते हैं ना ही आप काउंट कर सकते हैं, सो इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, आप इसको मेजर ज़रूर कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। देयर वाज नो एयर इन द एटमॉस्फेयर। एयर भी आप काउंट नहीं कर सकते, सो इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट, द डस्ट भी आप काउंट नहीं कर सकते। आपकी इजनेस के लिए मैंने यहाँ पे साउंड आउट कर दिया है। द रेड वर्ड आर काउंटेबल नाउन, ब्लू वर्ड्स आर अनकाउंटेबल नाउन एंड द ग्रीन वर्ड्स आर कलेक्टिव नाउन। सो डस्ट सिंपल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। डस्ट सेम हियर, डस्ट इज़ अनकाउंटेबल नाउन एंड ड्राई इज़ टू अनकाउंटेबल नाउन। हर्ड्स ऑफ एनिमल्स, दिस इज़ कलेक्टिव नाउन। अब आप इसमें किसी भी किस्म के किसी एक किस्म के जानवर लें और उन सबको इकट्ठे कर दें, एक जगह पे रख दें तो वो एक हर्ड बन जाएगा। लेकिन आप डिफरेंट किस्म के एनिमल्स की, डिफरेंट किस्म की उनकी कलेक्शन कर दें तो दैट विल बी द हर्ड्स ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, clear, colonies of insects, and next the army of ants, herd of deer, pride of lions and a group of animals। अब यहाँ पे देखें, मैं अलग अलग तो हर एनिमल का नेम लेके नहीं बताऊंगी कि उसमें ये एनिमल भी शामिल था, ये एनिमल भी शामिल था, सो मैंने एक ही उनका नेम दिया, हर्ड ऑफ एनिमल्स। क्लियर। नेक्स्ट, कॉलोनीज ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में किसी भी किस्म के इंसेक्ट्स आप ले आए, दैट विल बी द colony. Next, here is the collective, countable and uncountable noun. So hope so that you have understood all the lecture. Today we learned about the gap summary of the lesson, and next we learned about the grammar focus, common noun and proper noun, and
Next, we learned about the collective, countable, and uncountable. And if you have any confusion about the lesson, you can ask me in the comments. I'll be with you with a new lecture. Till then, goodbye. Take care. Allah Hafiz.